आज विश्व कविता दिवस है। प्राचीन भारत ने तो, हमारी संस्कृति ने तो अपनी आंख कविता की यशोगान के साथ ही खोली है। कविता अर्थात जीवन, जीवन समस्त ब्रह्मांड की लिखी हुई एक कविता ही है, जिसके सौंदर्य को बनाए रखने के लिए सभी देवता एक साथ हर क्षण तत्पर मिलते हैं। यज्ञ रूप जीवन माना गया है। कविता भी यज्ञ रूप होती है। कविता में अग्नि होती है। कविता कुछ लेती है और कुछ देती है। कविता दिए बिना नहीं जाएगी। कविता जहाँ खड़ी होती है वहाँ के पूरे वातावरण पर अपना नियंत्रण कर लेती है, उसे अपना एक मनचाहा रूप देती है। ये रूप सुंदरता का पर्यायवाची होता है। सौंदर्य अर्थात जीवन की महिमा का गुणगान करना। महिमा का गुणगान करना अर्थात उसकी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश करना। प्राचीन भारत का कला और कलाओं को लेकर जो एक विजन रहा है, जो एक दृष्टि रही है और पूरे विश्व की जो दृष्टि रही है, दोनों में मूलभूत अंतर हमें साफ दिखाई पड़ता है। प्राचीन भारत ने जीवन को जैसे देखा वैसे ही वर्णन करने की कोशिश की है। इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुरु और शिष्य के बीच में किसी भी प्रकार का मतांतर उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्ग के रूप में ही देखा गया है। उसकी उपस्थिति को स्वीकारा गया है। सभी प्रकार की कलाओं की अधिष्ठात्री देवी देवी सरस्वती की आराधना सभी देवता एक साथ मिलकर हर क्षण करते रहते हैं। जीवन ज्ञान विज्ञान की खोज है। इसमें जो सहायक शक्ति है, जो एकमात्र शक्ति है, वो देवी सरस्वती है, जो भगवती का ही एक अन्य रूप है। एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर ने कविता और कलाओं को लेकर अनेक अनेक बातें कही है, अनेक अनेक तथ्य उपस्थित किए हैं। उसको लेकर अपने विचार जो भी उन्होंने खड़े किए, उसमें नैतिक दृष्टिकोण को उन्होंने महत्वपूर्ण उसका भाग बताया है। नैतिक दृष्टिकोण क्या होता है? ये इंडिविजुअल है, कविता यूनिवर्सल है, दोनों में फर्क होता है। नैतिक दृष्टिकोण हम देखते हैं व्यक्ति और व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। नैतिक दृष्टिकोण हम देखते हैं परिवार से दूसरे परिवार में अलग अलग पाया जाता है। नैतिक दृष्टिकोण हम देखते हैं कि एक मानव समूह और दूसरे मानव समूह में भिन्न भिन्न प्रकार से पाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार से मतलब एक स्थिति जिनके लिए आदर्श है, दूसरी उनके लिए विपरीत स्थिति है आदर्श की। तो नैतिक दृष्टिकोण एक कविता के निर्माण में, एक कविता की उपस्थिति में, एक कविता की उपासना में कैसे सहायक हो सकती है? वो तो सहायता नहीं कर सकती है। किंतु हम देखते हैं कि मध्य युग में भारत में भी कविता ने अपना स्वरूप बदल लिया। वो उसका काम मुख्य रूप से राजा महाराजाओं के जीवन का यशोगान करना ही रह गया था। उसमें आवश्यक रूप से प्राचीन भारत की कला और संस्कृति की हमें झलक देखने मिलती है, लेकिन अपना मुख्य उद्देश्य राजा महाराजाओं के जीवन का गुणगान करना ही बनाकर साहित्य ने खुद को संभाला। कालिदास से पहले का साहित्य, कालिदास का साहित्य और कालिदास के बाद का साहित्य हमें अपनी अप्रोच में, अपनी पहुंच में, अपने विजन में, अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह से अलग अलग दिखाई देता है। मध्य युग का साहित्य लार्जर देन लाइफ है। मध्य युग का साहित्य हाइपोथेटिकल बनने की कोशिश कर रहा है और वही कविताएं और वही काव्य हमें धीरे धीरे कहानी के रूप में नानी दादी के मुख से सुनने को मिली। एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमारा जो शास्त्रीय संगीत है
वो जीवन के सौंदर्य का जो मूल स्वरूप है उसका वर्णन करता रहा है। और शास्त्रीय संगीत पर बात करने के लिए तो कुछ अलग ही समय चाहिए, लेकिन शास्त्रीय संगीत ने मध्य युग में या तो कृष्ण और राधा के आसपास खुद को समेट लिया था, या सैया और आदि आदि के रूप में अपने आप को समेटने की कोशिश की, क्योंकि वो भी दरबारी एक व्यक्ति बनकर रहने की उसकी भी एक मजबूरी थी। और लेकिन हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसने उर्दू के रूप में हमें, एक उर्दू भाषा के रूप में हमें कविताओं का एक इतना सुंदर साम्राज्य दिया, जो एक आम जीवन के आम कार्यकलापों की, उसके रंग रूप का वर्णन कविता शैली में सामने लेकर आया। और कविता जहाँ दरबार में जाकर अपना स्वरूप खोने लगी थी, वहीं उस दरबार ने ही उर्दू शायरी के रूप में हमें एक कविता का मूल स्वरूप बनाए रखने में अपना अहम योगदान दिया है। आधुनिक कविता अपने स्वरूप में अलग अलग प्रकार से सराही जाती है, उसके बहुत समूह हमें दिखाई देते हैं। हमारे समाज की सामंतवादी परंपरा ने साहित्य में भी अपने आप को किसी न किसी रूप में जमा लिया, और इस तरह से हम देखते हैं कि कविता को अलग अलग बुद्धिजीवियों के समूह अलग अलग प्रकार से उसको निहारते रहे, निखारते रहे, संवारते रहे और उसका वर्णन करते रहे। संगीत के लता मंगेशकर युग में हमें एक से बढ़कर एक कविता बॉलीवुड म्यूजिक में सुनने को मिली। एक बेहतरीन आवाज़ के साथ जो लता जी की थी, और लता जी के साथ उनके अन्य साथी कलाकारों की थी। उन कलाकारों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें संगीतकारों की, संगतकारों का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो भारत कविता से समृद्ध एक देश है। हमें कविता को जीने का मौका हमारा जीवन हर क्षण देता है। हर क्षण हमारी जो धार्मिक परंपराएं भी हैं, वो हर दिन, हर तिथि, हर नक्षत्र को एक अलग भाव और अंदाज से देखता है और उसकी उपासना करता। उपासना एक प्रकार से विवेचना ही है, और विवेचना एक प्रकार से एक वातावरण का जन्म लेना ही है। तो हमारा जीवन तो कविता कविता कविता, इसके सहारे ही अपने आप को फलीभूत करता है। विश्व कविता दिवस पर सभी को अनेकों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी। थैंक यू सो मच। जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।